हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केमिकल दादा। तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत अपने इंपॉर्टेंट एग्जाम से लाइक बिट सैट एसआरएम वीआईटी वगैरह वगैरह। तो अदर देन जेईई और नीट तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो उन रिप्यूटेड और इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बिट सैट 2024 पेपर। सो और हाँ, मैं एक और चीज़ बोल देता हूँ कि यहाँ पे लाइक 90 क्वेश्चन होते हैं बेसिक के केमिस्ट्री पोर्शन में। सो वी आर नॉट सॉल्विंग ऑल 90 एट वंस। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम around of the 90 we're going to solve around 60 questions maybe, the most important ones। ये जो बाकी के 30 है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उनको मैं सॉल्व नहीं करवाने वाला। आई एम गोइंग टू सॉल्व आउट ओनली द वंस विच आर फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल एंड विच आई फाइंड इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। A 1 liter closed flask contains a mixture of 4 gram of methane and 4.4 gram of carbon dioxide. The pressure inside the flask at 27 degree centigrade. फर्स्ट थिंग जो हमें करना है, सेंटीग्रेड को करना है कन्वर्ट केल्विन में। तो उसके लिए वी नीड टू एड 273। सो टेम्परेचर इज कमिंग आउट टू बी 300 केल्विन। अंडरस्टूड। चलो, दिस इज द वॉल्यूम गिवन टू यू एज 1 लीटर। 1 लीटर, ठीक है। अभी देखो, तुमको दिया है आइडियल गैस। तो आइडियल गैस क्या होता है, इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। प्रेशर तुमको निकालना है, वॉल्यूम तुमको दिया गया है, टेम्परेचर तुम जानते हो, आर है गैस कांस्टेंट, और एन तुमको निकालना है मोल्स। अभी देखो मोल्स कितना होगा, पहले निकालते हैं मोल्स ऑफ मीथेन। मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। मीथेन का गिवन मास है 4 और मीथेन का मोलिकुलर मास है 16, तो इसका मोल्स आ जाएगा 0.25। गॉट इट। फिर मोल्स ऑफ तुम्हारा है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कितना आएगा, गिवन मास 4.4 और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास 44, which is coming out to be 0.1। understood। So total moles which I am writing as point, sorry, big N is 0.25 plus 0.1, which is around 0.35। got it। चलो, अभी now what we are going to do is, now what is the value of R? The value of R gas constant in this case will be 0.0821। 0.0821। got it। Now just play around with the values, put the value, get the answer। So P into V is 1 is equal to N is 0.35, R is 0.0821, and temperature is around 300। So the pressure will be coming around, if you solve it, it's going to come around 8.6 atmosphere। 8.6 atmosphere, which is option number A। Pretty simple sum this was। Now moving on to number 2. In which mode of expression the concentration of a solution remains independent of temperature? Now देखो, molarity यानी बड़ा M is equal to number of moles by volume of solution। अभी देखो, वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम तुम्हारा घटेगा। तो ऑब्वियसली अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलारिटी भी चेंज होगा। तो दिस इज सर्टेनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सो इज नॉर्मेलिटी। कमिंग टू मोलालिटी, मोलालिटी यानी स्मॉल एम, इट इज गिवन बाय मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे चलो मोल्स लिख देते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अभी देखो, ना ही मोल्स ना ही मास, दोनों में से कोई भी तुम्हारा टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है। अगर तुम टेम्परेचर चेंज भी कर लो, मास चेंज नहीं होगा। तुम टेम्परेचर घटा दो, मास का कोई चेंज नहीं आएगा। टेम्परेचर बढ़ा दो, मास पे फिर भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो वी कैन से मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। गॉट इट। चलो देखते हैं नंबर 3 को एक बार। हाँ, दिस वन इज प्रीटी इंटरेस्टिंग, इजी दो। You just need to know the formula and know how to put the values. The de Broglie wavelength of a particular mass is 100 times its velocity, then its value in terms of mass and Planck constant is। तो यहाँ पे तुमको दिया गया है de Broglie wavelength। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, lambda is equal to h by p, where h is Planck's constant and p is momentum। तो दिस थिंग यू कैन राइट एज h by m into v। ठीक है ना। चलो, अभी तुमको दिया गया है वेवलेंथ 100 टाइम्स इस वेलोसिटी, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ v। सो यू कैन राइट दैट v इज इक्वल टू लैम्डा
बाई 100। फिर यहाँ से इट कम्स आउट टू बी लैम्डा इज इक्वल टू h बाई h बाई मास इंटू लैम्डा बाई 100। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपल मैथमेटिक्स से, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 100h बाई m। फिर लैम्डा क्या आएगा 10 इंटू रूट ओवर h बाई m, यानी ऑप्शन हो जाएगा 10 इंटू रूट ओवर h बाई m, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नंबर 4। This is again a very simple question. We just need to play around with the units once. देखो, the energy of the second orbital of hydrogen atom is this. What is the, ये कुछ काम का नहीं है हमारे लिए बस ये काम का है। What is the energy of the first orbit of lithium plus ion in joules? ये भी important है, क्यों? देखो, हमारे पास जो फॉर्मूला है एनर्जी का, that is En is equal to -13.6 z square बाई एन स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया? जहां पे तुम्हारा n है नंबर ऑफ ऑर्बिट और z है तुम्हारा एटॉमिक नंबर और ये है ऑर्बिट। और याद रखना ये तुम्हारा एनर्जी आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में जाने का तरीका क्या है? यू मल्टीप्लाई इट बाई 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है ना? चलो अभी देखते हैं। और हाँ, रिमेंबर दिस इज ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, यानी जहां पे बस वो एक इलेक्ट्रॉन है, और लिथियम 2+ में भी तुम्हारा एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो दिस थिंग इज अलाउड। सो एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी -13.6 z। एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 3 बिठा दो उधर पे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम यानी 3 का स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्बिट बोला है, फिर यहाँ पे तुम लगा दो 1 का स्क्वायर, फिर इसका तुम्हारा एनर्जी आ जाएगा -13.6 इंटू 9। कर लो कैलकुलेशन, -13.6 इंटू 9, खुद करो कैलकुलेशन इसका एक बार, यानी इसका तुम्हारा आ जाएगा वैल्यू -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको अगर तुम्हें जूल में लेके आना है तो तुम क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाई 1.6 10⁻19। वो भी कर लो एक बार, चलो इस वक्त तुम जूल में लेके आओगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, और दिस इज कमिंग आउट टू बी -1.95 into 10⁻⁻17 जूल्स। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, ये हमें नहीं करना, हमें जूल्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में लेके आना है। और हमें याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला है इसका आंसर आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज यूजलेस फॉर अस। ये हमें दिया गया है बस कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है ना? चलो लेट्स मूव ऑन टू नंबर 5। अब फोटोन ऑफ वेवलेंथ, हाँ चलो ये भी इजी है। बीच सेट के एग्जाम में सबसे मजेदार बात क्या है पता है? सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ पे सारे चैप्टर्स को कवर करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक्स, सब कवर करते हैं सबको विद ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज। चलो फोटोन ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ, चलो लैम्डा को एक बार ठीक से बनाते हैं, ये ठीक से बना नहीं है। और हाँ, अगर किसी को बीच सेट के अलावा कोई और एग्जाम को भी चाहिए इमीडिएट सॉल्व पेपर, मैं करूंगा ग्रेजुएट, इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि मैं पहले बीच सेट खत्म करूंगा इस साल का 24 का, फिर मूव ऑन टू 25 बीच सेट, देन VIT, then like so on and so forth. So if any one of you have got any special preference in mind, you guys can always get back to me in the comment section. I'll try to help you guys out. तो यहाँ पे तुम्हारा वेवलेंथ है 3000 एंगस्ट्रॉम, यानी 3000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। समझ में आया? चलो अब तुमको वर्क फंक्शन दिया गया है कितना? 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और याद रखना, तुमको जो भी हिसाब वगैरह करना है दिस डन ओनली इन जूल्स। तुम क्या करोगे, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यू आर गोइंग टू चेंज इनटू जूल्स बाय मल्टीप्लाइंग 1.10⁻⁻19। ठीक है, इसको गुना करना है, और गुना करने के बाद तुम लोगों के पास जो आंसर आएगा वो एक बार देख लो क्या आएगा आंसर। चलो फिर खुद से करते हैं एक बार। 2.13 into 1.6 into 10⁻⁻19, इसका वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा 3.4 into 10⁻⁻19 जूल्स। 3.4 into 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है ना? ये है तुम्हारा वर्क फंक्शन, या फिर जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा?
वो है जो तुम्हारा एक्सेस एनर्जी है, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का तुम्हारा बेसिक फंडा क्या होता है, एक सरफेस रहता है जो इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी से पकड़ा हुआ है, तुम इसके ऊपर डालते हो एनर्जी एस ई, तो क्या होगा, यहाँ का तुम्हारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर इस मेटल सरफेस ने इलेक्ट्रॉन को समझ लो पकड़ के रखा था विथ एनर्जी इक्वल टू 100, और इसका अगर अमाउंट हुआ 120, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा, 20 होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या क्या होता है, इस ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, चलो वर्क फंक्शन तुम्हें पता है, एनर्जी तुम्हें नहीं पता, तुम्हें निकालना है एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा लगा दो वैल्यू, एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा -5, -5। सी का वैल्यू क्या है, सी क्या है, एच देखो तुमको यहाँ पे दिया गया है, एच दिया गया है, लैम्डा तुम जानते हो। सी क्या है, सी है तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। याद रखा तुमने यहाँ पे वेवलेंथ लिया है मीटर्स में, तो स्पीड ऑफ लाइट भी तुम्हें मीटर्स में ही लेना है, जो कि 10⁸ होता है मीटर्स में। मैंने देखा है काफी बच्चे 10⁻10 कर देते हैं, रट्टा मार के आते हैं पावर 10 कर देते हैं। भाई वो पावर 10 सेंटीमीटर में होता है और 10 मीटर में पावर 8 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस कर लोगे तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा करीब करीब 3.2 × 10⁻19 जूल्स। लेकिन फिर से तुमको यहाँ पे आंसर मांगा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में आने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 × 10⁻19 से, तो यहाँ पे अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना है तो तुम क्या करोगे, तुम डिवाइड कर दोगे 1.6 × 10⁻19 से। इसका तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा लगभग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब, जो कि तुम्हारा ऑप्शन बन जाएगा सी। समझ में आया। चलो देखते हैं नंबर 6 क्वेश्चन को, ये वाला इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोनेफिलिटी इज पॉजिटिव वेन, इलेक्ट्रोनेफिलिटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेफिलिटी इज एनर्जी रिलीज्ड, इसका डेफिनेशन में ही है क्या, एनर्जी रिलीज्ड, यानी तुम्हारा डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एच नेगेटिव है, ठीक है ना। लेकिन तुमको यहाँ पे बोला, देखो अभी देखो डेल्टा एच नेगेटिव यानी प्रोसेस तुम्हारा स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस बोल लो या फिर फेवर्ड बोल लो, कुछ भी बोल लो, मतलब होगा, इट विल हैपन ऑन इट बाय इटसेल्फ, इट्स फेवरेबल। यहाँ पे बोला है पॉजिटिव, यानी डेल्टा एच तुम्हारा आ गया पॉजिटिव, और डेल्टा एच पॉजिटिव यानी प्रोसेस नॉट गुड, या फिर नॉट फेवर्ड, प्रोसेस नॉट गुड या फिर नॉट फेवर्ड। समझ में आया। अभी देखो जब ऑक्सीजन से ऑक्सीजन माइनस होगा तो दिस इज फेवर्ड, बिकॉज ऑक्सीजन इटसेल्फ इज अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन इटसेल्फ इज अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई है, ये लैम्डा नहीं है, ये शाई है, काई बोलते हैं, शाई नहीं काई बोलते हैं इसको। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी EN जो लिख देता हूँ बहुत हाई होता है इसका, ठीक है ना। तो ये ऑब्वियसली नॉर्मल है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव ही होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस ही होगा। लेकिन जिस वक्त तुम ऑक्सीजन से ऑक्सीजन माइनस चले जाओगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ चुका होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना बढ़ चुका होगा, अगर तुम इसके ऊपर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन डालने जाओगे, टू मेक इट O2 माइनस, दिस थिंग विल नॉट हैपन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे देयर विल बी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। समझ में आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है O- में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना ज्यादा है, अगर तुम इसके ऊपर और डाल दोगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्योंकि अगर ये न्यूट्रल था, पहले फर्स्ट टाइम देख लो, इस फर्स्ट स्टेप में के लिए न्यूट्रल था, तो इस यहाँ पे तुम डाल दोगे इलेक्ट्रॉन तो कोई रिपल्शन होगा नहीं। लेकिन ये तुम्हारा O- ऑलरेडी तुम्हारा O- में नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये जगह पर तुम्हारा सेकंड इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा, ले लेगा लेकिन उतना, मतलब इट वोंट बी सो फैसाइल, दिस प्रोसेस वोंट बी सो फैसाइल, so this process will be not so facile and delta H will be positive।
समझ में आया? समझ में आया? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो आंसर बन जाएगा तुम्हारा O-2 O2-। अभी ये तो एकदम मतलब घटिया आंसर है। देखो O2O+ बोला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और यहाँ पे देखो निकाल दिया है। सेम फॉर दिस वन यार, सेम फॉर दिस वन। ये तो बहुत घटिया आंसर है। देखते नंबर 7 को एक बार, 7 क्या बोल रहे हैं। आयनिक रेडियस ऑफ N3- O2- एंड F-। अभी तुम लोगों को तो एक चीज पता ही है कि जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना तुम्हारा एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। ठीक है, फ्रॉम द चैप्टर पीरियोडिक टेबल अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। क्यों देखो मैं बोल देता हूँ एक बार फिर तुम लोगों को। लेकिन अगर हाँ इससे देखोगे इस कॉन्सेप्ट तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा है, 3-, 2-, फिर 1-। फिर रेडियस का ऑर्डर क्या बनेगा, N3-, O2-, फिर F-। ये बनेगा तुम्हारा रेडियस का ऑर्डर। फिर इसका होगा फिर 1.71, इसका होगा 1.40, इसका होगा 1.36। ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ कमिंग टू द रीजन व्हाई दिस हैपेंस, व्हाई नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली वेरिंग विद द साइज। देखो पहले अगर तुम्हारे पास सपोज 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। फिर अगर तुम्हारे पास 10 प्रोटॉन हो जाए, 11 इलेक्ट्रॉन हो जाए। फिर अगर तुम्हारे पास 10 प्रोटॉन हो जाए एंड यू हैव गॉट 12 इलेक्ट्रॉन्स। फिर बोलो यहाँ पे 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, तो यहाँ पे तुम्हारा फाइट हो रहा था 1:1। यहाँ पे 1:1 नहीं हो रहा है भाई, यहाँ पे 1:1.1 हो रहा है। यानी 10 ही प्रोटॉन है, खींच रहे हैं 11 इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे 10 ही प्रोटॉन है, खींच रहे हैं 12 इलेक्ट्रॉन को। यानी ये हो जाएगा 1:1.2। ये हो जाएगा तुम्हारा 1:, हो जाएगा तुम्हारा 1:1.2। तो अभी अगर तुम बोलो अगर 10 आदमी मिलकर 10 आदमी को खींचोगे तो अच्छा खींच पाओगे, या अगर 10 आदमी मिलकर 12 को खींचोगे तो अच्छा खींच पाओगे? ऑब्वियसली अगर 10 को खींचेंगे तो अच्छा खींच पाएंगे। अदर देन हमें रहेगा देन 10 पीपल आर पुलिंग 12 पीपल ऑल टुगेदर। तो अगर खींचोगे ज्यादा तो साइज भी कम ही रहेगा ना, तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो साइज भी बढ़ने ही वाला है। नाउ मूविंग ऑन टू नंबर 8, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड इन। इंट्रामोलिकुलर यानी विद इन द मॉलिक्यूल इटसेल्फ, ठीक है। देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाते हैं इसको, नाइट्रो ग्रुप बना लो, ठीक है। फिनॉल का बना लो, तो क्या होगा देख लो। ये तुम्हारा नाइट्रो का ऑक्सीजन और फिनॉल का H, दे कैन कम क्लोज एंड फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 2 3 4 5 6। एक 6 मेंबर रिंग भी बन जाएगा और तुम्हारा अच्छा खासा जो स्टेबल भी है और एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन जाएगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पे एक लाइक मेटा पोजीशन पे ले लो, तो यहाँ पे तुमने फिनॉल बना दिया। अब तुमने अगर यहाँ पे नाइट्रो बना दिया और तुम बोलोगे कि सर हम यहाँ पे ही बनाएंगे, हम अभी तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम यहाँ पे ही बनाएंगे। भाई ये होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत दूर है। पहली बात तो ये बहुत दूर है, ये ऑर्थो पे तो करीब था, ये मेटा पे है, होगा नहीं। तो अगर तुमको तसल्ली नहीं हो रहा तो रिंग को माप लो एक बार। देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्या यार कभी नहीं होने वाला। अब बीच में ऐसा मतलब ब्रीच सिस्टम भी है, तो नहीं होने वाला, बेकार है। बेटा नहीं होगा तो पैरा कैसे ही होगा, तो पैरा तो होने वाला ही नहीं है, और तो ही होगा। बेटा नहीं होगा तो पैरा तो ये है ना, पैरा तो ये है ना, पैरा में कैसे होगा। फिनॉल, अभी कोई बोल रहा है फिनॉल, फिनॉल में तो ऑन नहीं होगा भाई, किसके साथ करेगा फिनॉल। हाउएवर फिनॉल ऑन द कॉन्ट्रेरी कैन पार्टिसिपेट इन इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी विद अदर इंटर स्कूल यानी क्या, एक स्कूल के साथ दूसरा स्कूल। इंटर कॉलेज यानी क्या, एक कॉलेज के साथ दूसरा कॉलेज का फाइट होगा। स्पोर्ट्स फाइट मतलब स्पोर्ट्स में फाइट होगा, ऐसा नहीं कि धक्का मुक्की करने वाले हो। इसका पार्टिसिपेट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके ऊपर तो नहीं इंटरमोलिकुलर, इंट्रा इज नॉट पॉसिबल, इंट्रा मींस विद इन द मॉलिक्यूल इटसेल्फ। तो यहाँ पे तुम्हारा करीब करीब होना पड़ेगा, जो कि ऑर्थो में होगा। समझ में आया? देखते नंबर 9 को एक बार।
इन द फॉलोइंग स्पीसीज हाउ मेनी स्पीसीज हैव द सेम मैग्नेटिक मोमेंट? कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट 2+ यानी तुम्हारा ये हो जाएगा D4, कोबाल्ट 2+ मीन दिस इज D4, D4 system, D4 system. Okay, so if you draw the D4 system properly, you will see 1 2 3 4. So unpaired electrons are 4 in this case. Mn3+, Mn3+. This again, this again, this again is D4 system, जो कि सेम ऐसा ही बनेगा और n भी तुम्हारा 4 बनेगा, निकलेगा 3+ यानी D7, D7, D7 यानी 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5 6 and 7, तो यहाँ पे n will be 3. स्कैंडियम 2+, स्कैंडियम 2+ यानी D1 n is equal to 1, जिंक 2+ यानी D10 n is equal to 0. अभी n यानी क्या भाई? n यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. और याद रखना हाउ मेनी स्पीसीज सेम मैग्नेटिक मोमेंट. यार मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n into n+2 वेयर n इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो तुम्हें पहले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है. वैडियम 3+ का क्या होगा? वैडियम 3+ तुम्हारा बन जाएगा स्कैंडियम D3, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनाडियम D2, सॉरी माय बैड, D2 होगा ये वाला, क्योंकि तुम्हारा होता है स्कैंडियम टाइटेनियम D3S2, D3S2 D2 होगा ये तुम्हारा, D2 होगा. तो ये तुम्हारा आ जाएगा n इज इक्वल टू 2. और टाइटेनियम देख लोगे, और टाइटेनियम देख लोगे, स्कैंडियम टाइटेनियम तुम देख लोगे तो टाइटेनियम तुम्हारा कुछ बन जाएगा D1, D1, तो n हो जाएगा तुम्हारा 1. ठीक है, 1 यहाँ पे 2, स्कैंडियम टाइटेनियम D2S2, रुको स्कैंडियम 1, स्कैंडियम यानी सॉरी टाइटेनियम यानी स्कैंडियम टाइटेनियम D2S2, D2S1, सॉरी माय बैड फ्रेंड, माय फ्रेंड, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनाडियम D3S2, D2S2, तो एक निकाल दोगे तो क्या तुम्हारा D2S1 बन जाएगा, क्योंकि चेंज हो जाएगा D3 में, जहाँ पे तुम्हारा n आ जाएगा 3. हाउ मेनी स्पीसीज आर सेम मैग्नेटिक मोमेंट? तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे ठीक से, दो स्पीसीज यानी ये दो, जहाँ पे दोनों में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन काउंट 4 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो यहाँ पे तुम्हारा म्यू वैल्यू सेम आएगा, सेम आएगा. ठीक है, ठीक है, ठीक है. चलो, अभी कोई बोल सकता है कि सर यहाँ पे भी n इक्वल टू 3 है, यहाँ पे n 3 है, फिर यहाँ पे तुम लोग सेम क्यों नहीं बोल रहे? यहाँ पे आप सेम क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि यहाँ पे आप सेम नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे तुमको बोला गया है सेम मैग्नेटिक मोमेंट, और ये जो हमारा फॉर्मूला है ये है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का. अब मैग्नेटिक मोमेंट में याद रखना, क्योंकि जेई एडवांस देख के आए हो, अगर किसी ने एडवांस लेवल का प्रिपरेशन लिया है तो उसको मालूम होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ना, वो स्पिन का भी होता है और ऑर्बिटल का भी होता है. ठीक है, देयर आर टू contributions to this magnetic moment. One is from the spin part, one is from the orbital part. ये उतना हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये भी हम कंसिडर करते हैं, बट ओनली इन सम केसेस, ओनली इन सम केसेस. एक चीज देखना, हालांकि यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है इलेक्ट्रॉन दोनों में, निकल 3+ टाइटेनियम प्लस, लेकिन यहाँ पे नंबर इलेक्ट्रॉन 7 है और यहाँ पे नंबर इलेक्ट्रॉन ही 3 है. तो नंबर इलेक्ट्रॉन क्योंकि तुम्हारे 3 है, मतलब अलग अलग है, तो शायद ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशंस भी तुम्हारा डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट रहेगा. तो तो तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन तुम्हारा मैंगनीज 3+ और क्रोमियम 2+ में सारे एक ही है, नंबर इलेक्ट्रॉन भी सेम है और अनपेयर्ड भी सेम है. तो यहाँ पे स्पिन ओनली ले लो, यहाँ पे टोटल ले लो, दोनों ही सेम होगा. आई होप आई एम एबल टू क्लियर माई सेल्फ. लेकिन 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 अगर तुम्हारा यहाँ पे देता कि सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, फिर तुम्हारा ये दोनों भी होता और ये दोनों भी होता, निकल भी होता, टाइटेनियम भी होता. अगर तुमको इधर मेंशन कर दिया होता कि यू नीड टू कंसीडर ओनली दी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन हालांकि इधर वैसा कुछ बोला नहीं है.
Now let's look at number 10, which is the last question for this class. The spin only, देखो हाँ यहाँ पे तुमको क्लियरली मेंशन किया हुआ है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, इसका तुम्हारा फॉर्मूला है √n/n+2, जाके तुम्हारा n है अनपेड इलेक्ट्रॉन, और आयरन 3+ यानी तुम्हारा हो जाएगा ये D5 सिस्टम समझ में आया? मैंगनीज आयरन D5, हाँ D5 सिस्टम। तो अगर तुम उसको एक बार बना लोगे अपने हाथों से 1 2 3 4 5, तो तुम्हारा अनपेड इलेक्ट्रॉन इधर 5 ही आएगा। फिर तुम्हारा स्पिन ओनली कितना आएगा भाई? n/n+2, which is √35, which is almost equal to 6। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑप्शन नंबर सी। तो हम सॉल्व कर चुके हैं BITSAT 2024 के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक, और बाकी जो क्वेश्चन है वो भी विद टाइम अपने आने मतलब इट विल कीप कमिंग इन द कमिंग डेज। सो देखते हैं हाउ यू कैन लाइक द वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करने में मत भूलना। मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।